बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को बेहद सराहा जा रहा है। शर्म उल शेख कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जानिब से की जाने वाली काविशों को भरपूर सराहा और उनकी खुलकर तारीफ की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़िह अल्फाज में इस बात पर जोर दिया कि गजा में अमन और इमदाद की फ्राहमी हमारी पहली तरजीह है और मजीद ये भी कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगा। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा सिफारती सतह पर एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत इस सारे मंजरनामे से गायब रहा, लेकिन पाकिस्तान इस दौरान आलमी अमन का जामिन बनता हुआ दिखाई देता रहा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक नई कशमकश जन्म ले चुकी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के फौरन बाद पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया है, जिसने बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। अब ये बहस जारी है कि क्या दिसंबर 2025 में इलेक्शन वाकई होंगे या एक बार फिर ताखीर की नज़र हो जाएंगे, जबकि नए बिल के तहत चेयरमैन का इंतखाब बिलवास्ता और यूनियन काउंसिल की साख्त में बुनियादी तब्दीलियां भी कर दी गई हैं। सवाल यह है कि क्या इन तब्दीलियों से वाकई बल्दियाती निज़ाम में मजीद इस्लाह हो पाएगी या फिर इन तब्दीलियों के नाम पर बल्दियाती निज़ाम को सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब केपी में नए वज़ीर आला के इंतखाब और हलफनामे का मामला एक बहरान की शक्ल इख्तियार करते करते रह गया, क्योंकि नए मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब तो हो चुके हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों ने उनके इलेक्शन को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अदालत ने अपोजिशन की दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए गवर्नर केपी को कल 4 बजे हलफ लेने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि गवर्नर ने हलफ ना लिया तो स्पीकर सूबाई असेंबली नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से इसी दिन हलफ लेंगे। आज के प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पर कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब और इसार राना साहब। जी, तो फिर रज़ी साहब और इसार राना साहब, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से एक दूसरे के लिए मोहब्बत और अक़ीदत के फूल निछावर कर रहे थे, उसे न सिर्फ हमने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। और इसार राना साहब, आप जितना मर्जी कह लें कि हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान था उसे वापस ले लें, पीएम साहब आपकी बात हरगिज़ नहीं सुनेंगे, वो फैसला कर चुके हैं, तो ये बात तो अब आप ना ही समझें, ठीक है ना। बहरहाल, जिस तरीके से पाकिस्तान को कल लाइमलाइट मिली डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाइस, वहाँ पर मौजूद शुरका भी हैरान रह गए थे। पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती जीत समझते हैं आप इसे? इकबाल का एक शेर याद आ गया, चाहे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कि कतरा कतरा कर गई मुझको कलंदर की ये बात। अच्छा। तू झुका जब गैर के पानी पानी कर गई। अच्छा। मुझको कलंदर की ये बात। हाँ। तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। हाँ। कल तो हमें ऐसे लग रहा था वो सलूट जो है वो आपको किया है। देखे वो क्लिप दोबारा देख ले, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। और ट्रंप ने क्या कहा तकरीर में कि हम खुश हैं नेतन्याहू से कि जो हमने हथियार उसे दिए उसने बड़े अच्छे अंदाज में दुश्मनों पे किए और उनको हलाकते इस्तेमाल किए कि नेतन्याहू ने मुझसे ऐसे ऐसे हथियार मांगे कि जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं तो किन पे चल रहे थे हथियार? कि मुसलमानों पे नहीं चल रहे थे, गजा के बच्चों पे नहीं चल रहे थे, गजा की बहनों माओ पे नहीं चल रहे थे। हम उसे कह रहे हैं कि तुम अजीम तरीन हो, सलूट पेश करते हैं हम तुम्हें यार। बाकी रजी की अपनी माई बेस्ट फ्रेंड की कहानी है, मैं क्या कह सकता हूं उसमें भाई। रज़ी साहब, एक तो वो कलमा जो हमारे पीएम साहब ने ट्रंप के लिए अदा की है, लेकिन ट्रंप की उन कलमात को भी नहीं भूलना चाहिए जो उसने हमारे फील्ड मार्शल साहब के हक में अदा किए। उसने कहा कि मेरा पैगाम, मेरा शुक्रिया, मेरा सलाम उन तक जाकर माय फेवरेट फील्ड मार्शल हूं मेरी बारी पहली तो बात ये है कि ट्रंप साहब को जब पाकिस्तान के मीडिया ने लाइव कट किया तो वो कोई और बात नहीं कर रहे थे, फलस्तीन के अंदर अमन की बात कर रहे थे। और वो अमन इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर से वो बंदा लेके आ रहा था और उन खदशात को जो कि थे कि इसराइल ने बाद च मुकर जाना उन पायन करो लिख के जो ले आए वो ना देखो पहले इधर मैं कुछ बोल सकती हूँ। हाँ। मैं कुछ बोल दूं? और हमने नहीं वो नहीं बोलने देंगे आज। मेरी भाई मेरी बात तो सुन ले, इसार राना मेरी बात तो सुन ले। हम मोदी को भी दिखाएंगे जिस दिन कश्मीर का इशू सेटल होगा और वो उस पर अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर तकरीर करेगा, हम उसको भी दिखाएंगे मेरे भाई, आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, ये होता है जब कोई अचीवमेंट हुई है
और वो अचीवमेंट उनकी पार्लियामेंट से अप्रूव हो रही है, तो ये इंटरनेशनल इवेंट है। और उस अचीवमेंट के अंदर अब मसला ये है कि वो अचीवमेंट चूंकि मेरे इसार राना भाई के फेवरेट लीडर ने नहीं की, तो वो मिट्टी है, वो स्वाह है, वो खे है, वो कटा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है, देखिए हमने 6 और 7 की रात को डबल डिजिट में त्यारे गिरवाए, 1 गिराया, 2 गिराए, 7 गिराए। हम पूरी दुनिया के सामने जाके जोर लगा लेते हमारा मीडिया, तो दुनिया ने नहीं मानना था कि हमने भारत के नहीं मेरा आर्गुमेंट तो पूरा कि भारत के जदीद तरीन वॉर मशीन को हमने धूल चटाई है। ये हमारा सफीर जो है ये ट्रंप था, जिसने दुनिया के बच्चे बच्चे को रटाया कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया को फेंट लगाई है, पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे गिराए हैं, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। यार शिकस्त इंडिया की शिकस्त है। इसार राना चेहरे पे जरा थोड़ी सी मुस्कुराहट तो लेके आ यार। अच्छा रसी साहब, बात अगर आपकी होगी तो सवाल ले लीजिए, क्योंकि अपनी तरह से आगे भी सवाल मेरा भी एक नहीं इसी पे मैं भी एक बात करना चाह रहा हूँ ना। कैमरे वाले हाँ नहीं मैं तो आपकी तरफ देखूंगा। आज इन नज़ारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। चलिए आप ही सवाल ले लीजिए अपनी बात को मुकम्मल करते करते। मुझे ये बता दीजिए, जैसे कि रज़ी साहब ने भी कहा ना कि चूंकि बात अमन की हो रही थी और कर भी नेतन्याहू रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि नेतन्याहू नहीं कर रहे। और आखिरी बात, नेतन्याहू को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं लेके आए डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर वो आए तो हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आएंगे, और पाकिस्तान का एहतराम किया गया पाकिस्तान ठीक की। है, आप और सो फॉर सो कि MBS खुद नहीं आए, क्योंकि उन्हें भी ये खदशा था कि कहीं ट्रंप साहब पकड़ के उसको साथ ना ले आए। जैसे और हमारे PM साहब को उन्होंने आगे किया। हमारे PM साहब आए और हमारे PM साहब की इज्जत हुई। यार मैं बरनौल दे देंगा तो कोई गाल नहीं। अच्छा इसमें देखें बात यह है कि अगर ये इज्जत थी ना, तो रजी साहब अल्लाह ये जिंदगी भर आपको इज्जत दे। दुनिया ने देख लिया, कौम ने देख लिया, और हमें ट्रंप से सर्टिफिकेट लेना है। अल जजीरा ने माना कि हमने तैयारे गिराए, CNN ने माना हमने तैयारे गिराए, BBC ने माना हमने तैयारे गिराए। ट्रंप बड़ा मामा लगाएगा उसकी बात पे माने। ट्रंप ने तो आपसे ये भी मनवाया कि आप इसराइल को मान ले। नहीं मनवा लेगा आपसे, नहीं मनवाया, मनवा लेगा आपसे। ओ यार छोड़ें, आप क्या बात कर रहे हैं, जो नहीं बिक रहा मानने पर राजी हैं। वो एक बंदा, दो गरीब ममालिक के, किसने कहा? कल उसने कहा 2 गरीब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने पे तैयार हैं, और साढ़े तो बाद गरीब केड़ा है। अंदाजा करो यार, तुसी अपने बारे च क्या कुछ सोचा है? तुसी अजीम लोग हो यार। अब थोड़ा जा अपनी सोच अजीम क्या मतलब हम सोच नहीं टेक्निकल तरफ में आ जरा रज़ी साहब, बड़ी मेहरबानी रिक्वेस्ट है आपकी। मुझे ये बताइएगा, अब कल की जो बैठक हुई है, ठीक है ना, जो भी एक पीस का जो है ना मैसेज कन्वे किया गया दुनिया भर को, और आपको पता है कि इसराइल से जो कैदी हैं वो भी अब फलस्तीन वापस पहुंच गए हैं। आपको लगता है कि मंसूबे पर अब बाकायदा तौर पर अमली काम शुरू होगा, या अभी भी कोई रुकावट आपको लगता है कि इसमें हो रहेगी? तो वो जो 2 डॉक्टर्स जिनको गिरफ्तार किया गया हुआ है, इसराइल ने 1000 से ज्यादा फलस्तीनी महबूसीन को छोड़ा है, लेकिन उन 2 डॉक्टर्स को नहीं छोड़ा जो वहां पे जिन्होंने, और ये देखिए 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जो हैं इसार राना, जी 1000 से ज्यादा फलस्तीनी आए हैं, और हर एक को मेडिकल एड की जरूरत है। उनके साथ क्या कुछ वहशियाना सलूक हो रहा होगा जेल के अंदर, और डॉक्टर्स नहीं छोड़े गए। और वो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उन हॉस्पिटल्स के जिनको बम किया गया, जिनको बम मारे गए, और वो फिर भी गिरी हुई इमारत के अंदर सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे थे, उनको नहीं छोड़ा गया। तो इस तरह की हरकतें तो होंगी। इस यहाँ पे पाकिस्तान और ये जो गारंटर्स हैं, ख़ास तौर पे जो जिन्होंने दस्तखत किए हैं कतर और तुर्की ने, उनको यहाँ पे इंटरफेरेंस करना पड़ेगी और पाकिस्तान उसकी तवज्जो दिलाता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल उस मुआहदे के ऊपर अमल शुरू हो गया है। इवन के डेड बॉडीज़ तक जो है फ़लस्तीनियों ने उनकी हवाले की हैं, और उन्हें बताया गया कि ये हमारे पास जिंदा थे, आपने फलां बिल्डिंग के ऊपर जब बमबारी की थी तो उसमें ये मारे गए थे, हमने अमानतन दफन किए थे, ये उनके आप जो है वो ताबूत भी वसूल कर लीजिए। ठीक ठीक। तो बज़ाहिर तो ये अभी तक कैदियों का तबादला है, और इसराइल की
गज़ा और वेस्ट बैंक के इलाकों से वापसी थी, वो वापसी भी हो गई है इजरायली फौजियों की, और ये कैदियों का तबादला भी हो गया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आगे चीजें प्रोसीड करेंगी, हम उसको देखेंगे। फिलहाल तो लास्ट में कमेंट में लेना चाह रही सारा से मुझे ये बताइए कि जो अमन मुआहदा है उसूली तौर पर तय हो गया कि तमाम फिरकैन की रजामंदी से हुआ? देखिए बात यह है कि कल जो अमन मुआहदा है ना, वो एक ऐसा निकाह है जिसमें ना लड़की थी ना लड़का था, ठीक है। बड़ों ने बैठ के कहा ये निकाह हो गया। हमास कहाँ है कल के मुआहदे में और इसराइल कहाँ है कल के मुआहदे में? जिनके दरमियान लड़ाई है उनके तो दस्तखत ही नहीं है इस पे। आप मामे चाचे ऊपर बैठ के तय कर ले खुद ही जो मर्जी। जो दो फरीक हैं असल, उनके दस्तखत हैं इस मुआहदे के ऊपर। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे। ट्रंप बदला ले रहा है पूरी दुनिया से नोबेल अवार्ड ना मिलने का। उसने कल जिस तरह का बिहेव वजीर आजम बरतानिया के साथ किया है, वो कोई बनता है अदाब के साथ? वो तो हमारे मियाँ साहब एक अजीम लीडर हैं, उन्होंने फटाफट कहा कि मौला ताडू सलामत रखे, अल्लाह ताड़ी जोड़ियाँ सलामत रखे, तो बात ही का मौका नहीं मिला। अदरवाइज मुझे ये बताएं कि ट्रंप कल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे दुनिया का मामा चाचा है, और तुम आओ, तुम ये कह दो, तुम वो कह दो, तुम फला कह दो। और उसने यहाँ तक कहा कि शहबाज शरीफ ने जब तारीफ कर दी, उन्होंने कहा भाई इसके बाद अब घर जाना बनता है, ऐसे तो वह तारीफ कोई नहीं कर सकता। ये देख ले क्लिप चला के आप। तो ये मैं नहीं समझता कि मुआहदा को देर पा होगा। मेरा ये क्लिप याद रखिएगा आप अपने प्रोग्राम में। ये मुआहदा देर पा नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसराइल अपने बंदे वापस लेके हमास को डिसार्म करके उनके जो तनसीबात हैं ज़ेरे ज़मीन उनको लोकेट करने के बाद अगर इसराइल वापस वहीं ना आए तो आप मुझे पकड़ेगा और फ़लस्तीन की रियासत मिटा दी जाएगी। चलें, वी जस्ट होप कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का अमन और सुकून कायम रखे। आपका तज्जिया अभी ऑन द टेबल है, वी लेट्स सी। अब उम्मीद जाहिर की जा सकती कि बेहतरी रहे, लेकिन ना तो नेतन्याहू पर भरोसा किया जा सकता है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो लेट्स सी कि ये हाथी जो है वो सूंड से कब वार करता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। रिजवान रज़ी साहब, फिर वही हुआ जो कल आप बात कर रहे थे कि उसूली तौर पर तो यही बनता है कि जिसने अददी अक्सरियत ली है, जो मैंडेट लेकर आया है, वही सूबे का चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हो। आज अदालत की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई है। अब आपको लगता क्या है कि कल फैसल करीम कुंडी साहब ये हलफ लेंगे या स्पीकर पंजाब केपी असेंबली जो है वो उनसे हलफ लेंगे ओहदे का? मेरा ख्याल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, स्पीकर साहब इसका हलफ लें या गवर्नर साहब इसका हलफ लें, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में फ़र्क ये है कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा जिसे 5 साल के लिए वोट लेकर मुंतखब होने वाले MPs ने मुंतखब किया है, वो अपने ओहदे के ऊपर बराजमान हो और जो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जो भी टारगेट तय किए हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। और मेरी तो ये भी राय है कि अगर वो वफाक के बाद अदारों को कह रहे हैं कि सूबों में उन्हें काम नहीं करना चाहिए तो उनको अदारों को काम नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक इस बात का हामी हूँ। सिर्फ ये है कि जो वफाक के ज़ेरे एहतमाम मामलात हैं, जैसे सरहदी मामलात और बाशिंदा जाती मामलात, यानी कि किसी की नेशनलिटी का मामला, कोई पाकिस्तान का नेशनल है या नहीं है, इसका फैसला सूबाई हुकूमत की सवाबदीद नहीं है, ये वफाक की हुकूमत की सवाबदीद है। तो इसके मामले के अंदर सूबाई हुकूमत वफाक से कोई मुतालबा तो कर सकती है, ऐलान नहीं कर सकती। जो केपी के मुस्तकबिल को तो हम जरा आगे कल भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करी इसमें, तो लिहाजा वो मुंतखब हो गए हैं। कल उनका हलफ जो है गवर्नर साहब नहीं लेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहब ले लेंगे। रज़ी साहब, ये तो यूं कह लें कि रोज़े अव्वल से आया था कि चूंकि जितने भी माहिर कानून से बात की जा रही थी, फिर साबिक इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर दीगर और मामला थे, इवन के नून लीग के अंदर से ये बातें जो थी, जो कानूनी माहिरीन थे वो ये बात करते हुए नजर आ रहे थे कि उसूली तौर पर तो यही होना चाहिए जो आइनी और कानूनी है। तो सर फिर क्यों रखना डाला गया मौलाना साहब की जमात की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी? ये तो यूं कह लीजिए खुद को जमहूरी एतबार से गंदा करने वाली बात नहीं। हाँ। उन्होंने तो रास्ता दिया ना। अगर रखना डालने की बात होती तो वो एक यूनानिमस कैंडिडेट कम से कम अपोजिशन का तो पहले लाते ना। अगर रखना डालने की बात होती। सर लेकिन आप वज़ीर आला के इंतखाब को जाकर चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, उन सब ने अपने अपने अलग अलग, JUI ने अपना अलग कैंडिडेट नामजद किया, PMLN ने अलग किया,
पीपल्स पार्टी ने अलग किया। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अलग कर दिया, गवर्नर साहब अपना भरा चुक के ले आए कि एनो भी तो कराया जा सकता है। और वो जनाब जो हैं, क्या नाम है, वो अपने भाई के लिए कोशिश करते रहे, जो अमीर मुकाम साहब हैं। तो हर एक ने अपने रिश्तेदारों, चाचे, मामों, भतीजों, भांजों को अकोमोडेट करने की कोशिश की। अगर इन्होंने सीरियसली इसके अंदर कोई रखना डालना होता तो ये पहले तो खुद इकट्ठे होते एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और यूनानिमस कैंडिडेट अपोजिशन की तरफ से आता, मैं इसको यूं समझता हूं, और फिर वो पीटीआई में से लोग तोड़ने की कोशिश करते, लालच दे के या खरीद के। पीटीआई की केपीके असम्बली की शोहरत तो मेरा मतलब 4 दांगे आलम है। पिछले 4 सेनेट के इलेक्शन उठा के देख लीजिए, ये बिके हैं इनके मेंबराने असम्बली, और हत्ता के जो हैं वो इस पार्टी बानी पीटीआई को कुछ लोग अपनी पार्टी से खारिज करने पड़े बाकायदा तहकीक करने के बाद। तो यहाँ पे तो जमीन जरखेज ही बहुत थी। अच्छा। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने जो अपने अलग अलग कैंडिडेट नामजद किए हैं, ये दरअसल उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई अपना बंदा मुंतखब करा ले, हम इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, वाकई यही मैसेज दिया गया सारण साहब कि पीटीआई अपना बंदा मुंतखब करा ले, हम इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि अगर इंटरेस्टेड ना होते तो जो गवर्नर साहब ने पूरा प्लॉट फ्राहम किया, जो जितना वो कर सकते थे 1-2 दिन तक मामले को घसीट सकते थे, कोशिश तो उन्होंने की है। लेकिन अब चूंकि पेशावर हाई कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, फिर वो कल ना ले, हालांकि वो उनकी अपनी स्वाब दी रहे, भाई उनकी अपनी जाती रहे, लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? गवर्नर साहब का हाल पता है, वो उस मुसाफिर वाला है जो ट्रेन में बगैर टिकट के चढ़ गया था ना, तो टीटी आया तो उसने 100 नफिल मान के ना खड़ा हो गया कि टीटी से कहा अब तू वेट कर, 100 नफिल जब मैं पढ़ लूंगा ना फिर तुझे टिकट दिखाऊंगा। वो कराची गए, कराची जाके बैठ के उनका भाईजान मैं तो 2 हफ्ते के लिए कराची आ गया, मैंने नहीं आना क्योंकि मैं गवर्नर तो बाद में हूँ, मैं कराची की सारे पहले कर लूँ। और साइन नहीं मिल रहे, फिर पता नहीं गवर्नर रवा। हाँ जी। अच्छा, फिर लतीफा सुन ले, साइन नहीं मिल रहे। ओ भाई, आपको बैंक के क्या नाम है मैनेजर हो, तुझे कड़े चेक कैश कराना है, साइन नहीं मिल रहे, वो भी फोन करके पूछ लेते हैं कि भाईजान आपका चेक का है, साइन नहीं मिल रहे, पास कर दूं। और वो एक बंदा पार्लियामेंट में बैठ के कह रहे मैंने इस्तीफा दे दिया, वो कह रहे नहीं साइन नहीं मिल रहे। यार अजीब अली अमीन साहब से मोहब्बत का सबूत दिया है फैसल करीम गुंडी अच्छा साहब। नहीं, यही अली अमीन थे जिसके खिलाफ ये सारे इकट्ठे हुए थे, यही अली अमीन को बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए। ऐसे क्या चक्कर है ये? कौन सी मैंने अली अमीन के पास शहबाज शरीफ वाला को वो है वस्फ के जनाब पहले इनके खिलाफ थे, आज सारे उनको बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी अलग अलग कैंडिडेट लाए, ये वो सब ने एक जानिब मुंह करके कहा कि फिर असी ना ही समझिए, हमें बंदे नहीं दे सकते आप। उन्होंने कहा जी हम बंदे नहीं दे सकते। कल मैं मालिक साहब का प्रोग्राम सुन रही थी, कुछ बातें वो शेयर कर रहे थे खबर की सूरत में। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को काफी सारी ऑप्शंस दी गई, और लेकिन उसमें मतलूबा सहूलत जो लोगों की थी ना, वो नहीं थी। अच्छा, ठीक है, वो अगर वो उन्हें मिल जाती कि कोई 20-25 परिंदे, वो कह रहे हैं कि वो तो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, इस बार पता नहीं कोई रेट नहीं लगा सही। अच्छा, ठीक है, मंडी जो है ना इस बार मंडी हिस्ट्री तो यही बताती है, हिस्ट्री बताती होगी, लेकिन ये कि इस बार तो उन्होंने जो होगी नहीं है, केपी वालों ने इस बार जो मैसेज दिया ना, वो एक शेर है कि माना हमारी जात में सोएब है मगर बिकते नहीं, खुदा की कसम हम गरीब लोग। उन्होंने इस बार साबित कर दिया ऐसा नहीं नीचे बिकते हैं हर दफा। मेरी बात सुनिए, ठीक है, लेकिन वो सेनेट के इलेक्शन अगर इलेक्शन में नहीं, अगर इस बार बिकना होता तो एमन वली खान को बलूचिस्तान से जाके टिकट खरीद के नहीं क्या नाम है सेनेटर बनना पड़ता, अगर यहाँ से उसे फैसिलिटी मिल जाए। एमन वली खान तो नहीं है, सेनेटर है ना। अच्छा। और अभी उन बलूचिस्तान ने कल ही बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने उन्हें वो दी है, क्या कहते हैं, क्लीन चिट के नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं वो मतलब कि वली खान के साहबजादों की बात। अच्छा, मेरी यार सुन ले, एक डेवलपमेंट जो थी ना आज ही के दिन की। नहीं, ये एमन वली खान जिन्होंने एक तकरीर की और फिर बाद में माफिया नहीं मांगी। अच्छा, ये वो वाले जिन्होंने फिर वो जो के बगैर किसी वजह के पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, जी, जिनको लोगों ने कहा कि भाई हमारी दिल्ली हमें नहीं खरीदी नहीं है, वो शरीफ आदमी गरीब आदमी है, वो उन्हें जो है वो पीपल्स पार्टी ने तोहफे में दी है। ये ऐसे ही है। हाँ। जैसे मैं जहाज का सफर ना कर सकूं, आप पल्ले से मुझे पैसे देके कह जाए टिकट ले लेते जा सैर करा। अच्छा, तो पल्ले पे किसी ने दिए ना, मेरे पास पल्ले से तो वो देते रहते हैं, किसी को गाड़ी दे दी,
मतलब शेख रशीद साहब उनसे अच्छा, मिलने लेकिन गए एक तो बात गाड़ी है, दे दी थी ना। पल्ले से गाड़ी भी देते, टिकट भी देते, धक्के भी बड़े देते। हाँ वो धक्के वाली मेरी बारी आ जाती है। अच्छा रजी साहब, गवर्नर केपी साहब से एक खबर आज की ये भी मंसूब रही है कि वो कह रहे हैं कि मैंने कब कहा है कि मैं हलफ नहीं लूंगा, मैं कल पहुंच जाऊंगा 4 बजे। तो आपको लगता है कि वो जिस ट्रेन की अभी सारा साहब बात कर रहे थे वो उनको लेकर नफले कम कर दी, हाँ वो पहुंच जाएगी उधर पहले पेशावर नमाज तोड़ ली रेलवे स्टेशन पर। इशारा ना, उन्होंने नमाज तोड़ ली। कुंडी साहब भी कह रहे हैं कि कल वो पहुंच जाएंगे 4 बजे, वो हलफ लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आईनी तकाजों को मुकम्मल करते हुए कुंडी साहब खुद ये हलफ लें, और हाँ बिल्कुल वो ये हलफ लें ताकि सूबे की उमूर को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, क्योंकि फिर आगे चलकर कुंडी साहब और सुहेला आफरीदी साहब का तो हर रोज का मिलना जुलना रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जहां पर ये बात एक बॉम्बा बनी हुई है कि दिसंबर 2025 में कि पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, वहीं पर गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असेंबली में एक लोकल बॉडी एक्ट जो है वो बिल पास हुआ है, जिसके अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं। मतलब जो 2002 का लोकल बॉडी एक्ट था उसमें कुछ चेंजिंग्स करते हुए कुछ तब्दीलियां जो है वो मंजर-ए-आम पर लाई गई हैं। मैं चाहूँगी कि चंद तब्दीलियों के हवाले से साराना साहब ना सिर्फ आप हमें गाइड भी कर दें, बल्कि मुझे ये भी बता दें कि आपको लगता भी है कि ये 2025 दिसंबर में ये इलेक्शंस हो भी पाएंगे। पहले बताएं आज केड़ा चक्कर है जेड़ा हर गल मेरे तो शुरू कर रहे हो तुसी, आज की चक्कर है? मैंने तो सोचा कि बस मैं जरा पूछ लूं आपसे। कुछ चक्कर लग रहा है मुझे। कोई ऐसा आप मुझे डोनाल्ड ट्रंप लग रही है आज ना, जो बार बार मुझे कहते हैं आप आप थोड़ी बॉल डाल रही हो। आप शहबाज शरीफ नहीं हो सकते, ठीक है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप हो सकती है। यही मैं ना बता करें, रहा हूँ, मैं इन्हें यही बता रहा हूँ कि देखे मैं शहबाज शरीफ नहीं हो सकता कभी, आप समझे। अच्छा, मैंने इसमें ना टेक्निकल तो रजी बताएंगे क्योंकि इनकी काफी एक्सपर्टी भी और ग्रिप भी है। इसमें एक चीज जो है ना जो बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि वजीर आला हुकूमत तश्कील भी देंगी और जब चाहेंगे डिस्पर्स भी कर देंगी। हाँ। तो फिर तो तुम इंतखाबात कादे लिए करा रहे हो? अगर उन्होंने फैसले करने हैं तो फिर ये एक आज़ाद गैर जानिबदार लोकल गवर्नमेंट कैसे होगी? अगर ये वजीर आला के हुक्म से खत्म हो जाएगी और वजीर आला के हुक्म से ही बनेगी, तो फिर ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? वो तो ये है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स अपने अपने तौर पे अपने अपने इलाकों को चलाएं, ठीक है ना। अगर ये शिक आप इसमें डाल देती हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वजीर आला की ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उन्हें बना दिया जाएगा, और अगर उनकी मर्जी की नहीं होगी तो वो हुकूमत खत्म कर देंगी। बाकी चीजें जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। ये वाला जो पॉइंट था ना, इसने मुझे वो किया। मैं देखें सिर्फ ये चाहता हूँ पूरी दुनिया का, आप दुनिया के मॉडल पहले हम जरा बेसिक बता दें, वही जब वहीं पे आ रहा हूँ, दुनिया के मॉडल्स देख लें आप। तनकीद पहले शुरू कर दी, दुनिया बेसिक के बताया नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे आया करें ताकि मैं बाद में मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए। मेरे को लोग आके मेरे बम पहले चलवा देते हैं, मेरे बम पहले ही चलवा देते हैं। तो इसमें ये दुनिया के मॉडल देख लें। मुकामी हुकूमतें तभी कामयाब होती हैं जब वो अपने फैसले खुद करती हैं। पूरी दुनिया में देख लें आप। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मॉडल है आवाम की खिदमत का। इसको अगर इसकी रूह से चलाया जाए तो इससे बड़ी पाकिस्तानी अवाम की खिदमत पंजाब के लिए। तो आपने कर दी, जो कुछ अमेंडमेंट्स हुए रसी साहब उसका जिक्र आपसे कर लेती हूँ। कहा यह जा रहा है कि नए निजाम के तहत यूनियन काउंसिल 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जो 9 होंगी वो जनरल नशिस्तें होंगी और 4 4 जो है वो मखसूस होंगी। और इन 9 नशिस्तों के अंदर मैं इन 9 नशिस्तों के अंदर अगर कोई खातून या अकलियत का शख्स जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई पाबंदी, वो किसी भी सीट पे लड़ सकता है, वो किसी भी 9 में से जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़ सकता है। अब आगे चलिए। ठीक है, दूसरा ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, अब इसमें ये होगा अब 4 मखसूस नशिस्तें भी होंगी। हाँ जी, बता दीजिए। हाँ जी, उसमें एक खातून रुकन है, ठीक है ना, एक गैर मुस्लिम, ठीक है ना, एक किसान मेंबर, ठीक है, और एक हाँ मतलब किसान अगर वो देहात में है और अगर वो शहर में है तो लेबर एग्जैक्टली ये और एक नौजवानों का नुमाइंदा होगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब यूनियन काउंसिल के यूं 13 अफराद पे मुश्तमिल हो गई। पहले 9 अफराद मिलके इन 4 अफराद को मुंतखब करेंगे मखसूस नशिस्तों के ऊपर। ठीक है, ठीक है। और फिर ये 13 अफराद जो हैं अपने में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। अगर आप इजाजत दें एक सवाल, ये जो 9 अरकान हैं, ये इन्होंने फर्ज करें अक़लियती रुकन कोई लेना है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या वो एक ही को कहेंगे या कोई 2-3 बीच में होंगे? वो तो फिर आपकी लॉबिंग है ना।
वहाँ पे अकलीती अरकान अगर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, और उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसको एंडोर्स करे इलेक्टेड मेंबर कोई। अगर जिस तरह सेनेट का नहीं होता कि कम से कम वो मखसूस नंबर ऑफ MPAs आपको एंडोर्स करें तो आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन होती है, इस तरह ये होगा। वो एंडोर्समेंट होगी, अगर एंडोर्समेंट के खिलाफ बगैर एप्लीकेशन आती है तो इलेक्शन वो एंटरटेन नहीं होगी। और अगर एक से जायद हो जाते हैं तो फिर ये 9 अरकान जो हैं उसके ऊपर वोटिंग करेंगे, ठीक है, और जो उन वोटिंग में मेजोरिटी वोट ले जाएगा वो मुंतखब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, 2 या ज्यादा मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के दरमियान वोटों की बराबरी की सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर कुरानंदाजी करेगा, ये हाँ, मुझे समझ ये है, ये हमारी पार्लियामेंट तक है। अच्छा, सेनेट में भी जब होते हैं इंतखाबात, अगर वोट बराबर हो जाए तो कुरानंदाजी होती है। और हाँ, सुपर ओवर में मैच चला जाता है। हाँ, अगर आपको मैं ये बताऊं, जो 2002 का था उसमें तो शायद ये भी था कि आधी टर्म के लिए जो जीतेगा वो टॉस जीतेगा वो होगा, और रिमेनिंग आधी टर्म के लिए दूसरी पार्टी होगी। और वहां पे ये भी होता था कि आधी टर्म गुजार के वो असेंबली तोड़ दी, या जाके अदालत से स्टे ले आए, या अदालत से जाके स्टे ले आए, ठीक है ना। और लोग मतलब इस तरह के तमाशे लगते थे। लेकिन आपने जो बात कही ना, मुझे उससे इख्तलाफ है। इनका फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन, वो दोनों का दोनों दुनिया भर के अंदर उस स्टेट की या प्रोविंस की चीफ एग्जेक्टिव नहीं करना होता है। जिस बात के ऊपर मुझे पता है कि इसार राना जोर देगा और उसे जोर देना चाहिए, वो है इनकी मालियाती आज़ादी। मुझे ये लगता है कि इनकी मौजूदा हैसियत कानून की नज़र के अंदर रिकमेंडेटरी बॉडी है, खर्च नहीं करेंगे, ये रिकमेंड कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को कि जनाब हमारे यहाँ ये गली बननी है, ये बना दें, ठीक है, ये हमारी इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दी है, ये हमारे यहाँ जनाब यहाँ पे सीवरेज बिछना है, बिछा दे। उसके बाद उन्हें अपनी ये रिकमेंडेशन लेके फिर किसी अथॉरिटी के पास, जो कि डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है, जाना है। इनको यहाँ पे पावर्स होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को इनके मातहत होना चाहिए, इनके पास मालियाती पावर्स होनी चाहिए। अगर मुशर्रफ दौर में तो हुए थे ये, लेकिन वो सब्जेक्ट टू ऑडिट नहीं थी, उनका ऑडिट नहीं। अच्छा, मैं अभी भी कहीं पे फंसी हुई हूँ, मुझे जरा आप प्रेस्यू करें, क्योंकि आपने बता भी दिए ना जिन चीज़ों पर आपको प्रॉब्लम नजर आती है, ठीक, आपको तो प्रॉब्लम नजर आ रही है वहां पे, लेकिन चूंकि अपने हक में सारा मामला किया गया है, अब मामला अब अपने हक में कर लिया गया है, तो आपको ये इंतखाबात होते हुए फिर भी नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अच्छा, मुझे देखें, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है ना, उसमें 2 चीज़ें जो रज़ी ने जिस तरफ इशारा किया है ना, उसमें 2 चीज़ें और हैं। पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना पार्लियामेंट का, उसमें अरकान पार्लियामेंट ही हुकूमतों के ज़िम्मेदार होते हैं। अगर इनसे माली ताकत छीन ली जाए तो इनकी हैसियत बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड और कॉमन्स की तरह के हो जाएंगे, तो इनकी जो सोसाइटी में मुकाम है ना वो इनकी नज़र में कम हो जाएगा। सही, ठीक है, क्योंकि जिधर कोल पैसा होता है वही सब कुछ होता है, और जाहिर सी बात है लोग अपने मसले मसाइल भी वहीं पर लेकर जाते हैं। अगर ये लोकल गवर्नमेंट्स, अच्छा, इसका एक और भी तरीका हो सकता है, वैसे अब वो सजेस्ट तो नहीं किया जा सकता, पहले भी 4 दफ़ा तरमीम हुई है। इसका ये तरीकाकार हो सकता है कि आप एक्स ऑफिशियो सरकारी हुकाम को इनकम रुकन डिक्लेयर कर दें, ताकि अप्रूवल के लिए उनके पास ना जाना पड़े, वो वहीं पे बैठे हों, वहीं पे वो हर कमेटी का वो हिस्सा बन जाए ना, अनऑफिशियली नहीं, कमेटियों का हिस्सा वो है। मैं नहीं, कुछ और कह रहा हूँ, यूसी के अंदर मैं कुछ और कह रहा हूँ। मेरे हल्के के MNA हैं, उनका हमने जब उनसे उन्हें हमसे काम हो तो वो आके कहते हैं कि ये स्ट्रीट लाइट्स मैं ठीक करवा रहा हूँ, और ये जो तारे लटक रही है ना, लेस्को वालों से कहता है ये कल सारी बिल्कुल ठीक कर दें। फिर एक आके कहता है कि जी वो हमारा ट्यूबवेल जो है ना वो भी नहीं चलता, भाई ये फॉरेन, ये काम है लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, ये जब उनसे ले लिए जाएंगे तो फिर हम उनकी बात क्यों मानेंगे? उन्हें भी नजर आएगा कि भाई हम तो इनकी, ये हम हमारी बात क्यों मानेंगे, हमारी मर्जी से वोट क्यों देंगे? पावर्स हैं इनके ठीक है ना, बाय द वे लोकल गवर्नमेंट के। मैं यही कह रहा हूँ कि ये पावर्स इनके पास होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के पास। ये अपने बजट अपने इलाके खुद बनाए, ठीक है ना, और उसके और फाइनेंसेस भी जनरेट करें, टैक्सेशन वो खुद करें अपने उस इलाके की। को हमने डिस्कस कर लिया, क्विकली एक लाइन में जवाब दे दीजिए हाँ या नहीं की सूरत में मैं सेगमेंट क्लोज करना चाह रही हूँ। आपको लगता है इंतखाबात होंगे 2025 में दिसंबर में?
मैनू तो लगता है साढ़े कौमी इंतखाबात भी अगले 10 साल नहीं होने। रजी साहब, मेरा ख्याल है कि जितनी तरामीम करके पंजाब हुकूमत ने और जितना वक्त लेके उन्होंने कानून को इस शक्ल में लाए हैं, अब हो जाएंगे। ठीक है, चलें सेगमेंट में एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आऊंगी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चूंकि मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी का सुराग लगा लिया है, तो जरा ये भी बता रहे हैं कि साद रिजवी और अंस रिजवी दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस ऑफिसर शहीद और एक अहलकार जो है वो दर्जनों अहलकार जो हैं वो जख्मी हुए थे। बहरहाल आपको पता है कि मुरीदके में ये इज्तिमा मौजूद था इनके कारकुनान का, इस मजहबी जमात का, और मजहबी जमात क़यादत के ख़िलाफ़ मुरीदके में मुक़द्दमात जो है वो वहाँ पर दर्ज भी किए गए। बहरहाल हुकूमती रहनुमा ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि जत्थों को रियासत पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, दी भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो सिचुएशन है वो आपके भी सामने, चूंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर है, रज़ी साहब और इसारा साहब एक एक मिनट का कमेंट मैं आप लोगों से लूँगी। जो भी सिचुएशन रही है आपको उसके ऊपर मैं सिंपल से एक मौक़िफ़ लेना चाह रही। देखें, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी शख्स को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले, ठीक है। और वो फौजी हों या पुलिस वाले हों, वो हमारे मुहाफिज हैं, और उनकी हुर्मत जो है, मैं तो यही समझता हूँ कि जैसे 9/11 है वैसे ही अगर किसी पुलिस वाले पे कोई हमला करता है तो मैं उसे उतने ही बराबर समझता हूँ। सो मैं तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि कोई शख्स ताकत के ज़ोर पे रियासत को चैलेंज करे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें इतने बड़े जिन नहीं बनाने चाहिए कि जिन्हें हम वापस बोतल में बंद ना कर सकें। बस मैं ये समझता हूँ। मैं बीइंग पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी शर्म का मुकाम कोई नहीं हो सकता कि मैं इस प्रोग्राम में कोई बात करूँ और इस बात को इंडियन टीवी चला के मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरे वतन के ख़िलाफ़ और उस वतन के अदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें। इस वाक़े पे जिस तरह जो हैं वो फितनतुल ख्वारिज और तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान ने बगलें बजाई हैं, मेरा ख्याल ये है कि थोड़ी देर के लिए रुक के जो लोग इसमें शरीक थे, और जिस तरह भारत ने इसके ऊपर बगलें बजाई हैं, वावेला किया है और खुशी का इजहार किया है कि पाकिस्तान में इंतशार है, जो लोग उसमें शरीक थे उन्हें रुक के थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का बुरा चाहने वाले, पाकिस्तान के दुश्मन उनकी इस हरकत से खुश क्यों थे। और चूंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं जाते जाते सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। लेकिन हम सारे ही, मैं तो इन दोनों से बहुत छोटी हूँ लेकिन ये तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े, लेकिन हम सभी की ये रिक्वेस्ट है, वी एज़ मीडिया जर्नलिस्ट, कि खुदा आप हमें रिपोर्ट करने दिया करें ताकि हम लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचा सकें, क्योंकि वाकई सवालात तो बहुत थे लेकिन वो अलग बात है। चूँकि स्टेट का भी मौक़िफ़ आ गया तो हमने सोचा कि मुख्तसर से इसके ऊपर बातचीत कर ली जाए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।